रविवार 21 जनवरी 2018 का अलसाया हुआ दिन था। बसंत ऋतु ने दस्तक दे दी थी, लेकिन सूरज की किरणों में फिर भी तेजी नहीं आई थी। सेहराती सर्द हवाओं के बीच आसमान दिन भर मटमैला बादलों से भी अटा रहता था, लेकिन मौसम की बदमिजाजी से लोगों की आमदरफ्त में कोई तब्दीली नहीं आई थी। कोटा स्टेशन की बाहरी हदों से शुरू होने वाले बाजार में रोजमर्रा की रौनक जस की तस कायम थी। अगर कोई फर्क था तो इतना कि लोगों के चेहरों पर कसमकस के भाव थे और शॉपिंग के बजाय उनकी उत्सुकता चोपड़ा फार्म जाने वाली गली नंबर 2 की तरफ थी, जिसे पूरी तरह पुलिसकर्मियों ने घेर रखा था। तेज होती खुसुर फुसुर से ही पता चला कि किसी ने एक महिला और उसके बेटे की हत्या कर दी है। वह वारदात वहां रहने वाले चर्चित भाजपा नेता नीरज परासर के परिवार में हुई थी। बदमाशों ने घर में घुसकर नीरज परासर की पत्नी सोहन और 12 साल के बेटे पीयूष को गोली मार दी थी। बेटा तान्या वारदात का शिकार होने से बच गई थी। दरअसल गोली लगने से पहले ही सोहनी ने उसे घर से बाहर फेंक दिया था। शोर मचा तो आसपास के रहने वाले लोग फौरन मौके पर पहुंच गए, लेकिन बदमाश तब तक भाग चुके थे। खबर मिलने पर भिमंडी के थाना प्रभारी राम खिलारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। इस दोहरे हत्याकांड की खबर जब उन्होंने आला अधिकारियों को दी, 10 मिनट बाद आईजी विशाल और एसपी अंशुमान भी वहां पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों के सामने जो चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थी, उससे निपटना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले स्टेशन क्षेत्र में एक और भाजपा नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा शहर में हत्या की और भी कई वारदातें अनसुलझी पड़ी थी। इस सब को लेकर एसपी साहब के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। केस बड़ा पेचीदा था। पुलिस इस बात पर भी हैरान थी कि इस चहल पहल वाले इलाके में नीरज परासर के मकान में बदमाश बेखौफ होकर आए और माँ बेटे को गोलियों से भूनकर चले गए। सोनी की कनपट्टी और उसके बेटे पीयूष के सीने पर गोलियां लगी थी। लग रहा था जैसे उन्हें गोली बहुत करीब से मारी गई थी। एक गोली कमरे के दीवार पर भी लगी। दीवार पर गोली टकराने का निशान बन गया था। पुलिस ने मौके से गोली का खोखा भी बरामद कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस, फोटोग्राफर, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, डॉग स्क्वाड की टीमें भी वहां पहुंच गई थी। सभी टीमें अपने अपने ढंग से अपना काम कर रही थी। थाना प्रभारी राम खिलारी मीना ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आगे की जांच में जुट गए। उन्होंने नीरज परासर से बात की तो उसने बताया कि घटना के वक्त वह सब्जी लेने के लिए बाजार गया हुआ था। सरेआम हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। गोली चलाने वाले कौन थे, किस तरफ भागे थे, किसी को कुछ पता नहीं था। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस ने पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने गोलियां चलने की आवाज़ तो सुनी थी। हालांकि कुछ लोगों ने परासर के मकान से एक आदमी को भी भागते हुए देखा था, लेकिन वह कौन था, कैसे आया और कहाँ गया, इस बाबत कुछ नहीं बता पाया। पुलिस पूछताछ में रोता बिलखता नीरज ठीक से कुछ नहीं बता पा रहा था। टुकड़ों में जो कुछ वह कह रहा था, उससे पुलिस सिर्फ इतना समझ पाई कि उसकी पत्नी सोहनी मुरैना की रहने वाली थी, जहां पड़ोस में रहने वाले चंद्रकांत पाठक उर्फ दिलीप से उसका अफेयर था। 2 महीने पहले सोहनी उसके साथ भाग गई थी, जिसकी गुमशुदगी की सूचना उसने थाना भिमंडी में दर्ज करा रखी थी। पिछले दिनों उसे सोहनी के मुरैना में होने का पता चला तो वह मुरैना जाकर उसे ले आया। नीरज ने पुलिस को बताया कि वारदात करने वाला चंद्रकांत पाठक के अलावा कोई नहीं हो सकता। थाना प्रभारी ने यह सारी जानकारी एसपी अंशुमान को दे दी। इन सब बातों से अंशुमान को लगा कि पूरे घटनाक्रम में सोहनी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, इसलिए उनका पूरा ध्यान उसके अतीत और उसके प्रेमी चंद्रकांत पाठक पर अटक गया।
नीरज ने एसपी साहब से मुलाकात की। उसने उन्हें एक नई जानकारी यह दी कि चंद्रकांत पाठक ने चेतन शर्मा के नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बना रखी थी। पुलिस ने नीरज से इस बारे में विस्तार से जानकारी मांगी कि सोहन कब और कैसे गायब हुई थी। नीरज ने बताया, नवंबर 2017 में मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ससुराल मुरैना गया था। वहां से 20 नवंबर को हम कोटा आए थे। 22 नवंबर को मैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए वृंदावन चला गया था। मेरी गैर मौजूदगी में चंद्रकांत पाठक आया और जबरन पत्नी को लेकर चला गया। उस समय दोनों बच्चे भी घर पर थे जो सो रहे थे। बाद में जब बेटा पीयूष सोकर उठा और उसने माँ को नहीं देखा तो उसने मुझे फोन किया। तब मैंने पत्नी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई और अपने स्तर पर भी उसकी तलाश करता रहा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। उसने आगे बताया, जनवरी 2018 में अचानक मेरे पास पत्नी का फोन आया। उसने किसी और के मोबाइल से फोन किया था। पत्नी ने मुझे बताया कि चंद्रकांत ने उसे कैद कर रखा है, आकर उसे छुड़ा ले। यह जानने के बाद मैं मुरैना गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर कोटा आ गया। चंद्रकांत पत्नी से कोई संपर्क न कर सके, इसलिए मैंने पत्नी का फोन नंबर भी बदल दिया था। इससे खींचकर एक दिन चंद्रकांत ने मुझे फोन पर ही धमकी दे दी, सोहनी से बात करवा दो वरना पूरे परिवार को जान से मार देगा। इसी बीच एक नई जानकारी ने पुलिस की तहकीकात का रुख ही मोड़ दिया। पता चला कि चंद्रकांत पाठक शनिवार 20 जनवरी 2018 की देर रात कोटा पहुंचा था और स्टेशन क्षेत्र के ही एक होटल में ठहरा था। पुलिस का मानना था कि निश्चित रूप से उसने अगले रोज 21 जनवरी को दिन भर नीरज के घर के आसपास की रेकी की होगी और जैसे ही उसे मौका मिला वह वारदात को अंजाम देकर भाग गया। पुलिस ने चंद्रकांत पाठक के फर्जी नाम चेतन शर्मा की फेसबुक सर्च की तो चंद्रकांत और सोहनी की तूफानी मोहब्बत खुलकर सामने आ गई। 15 जनवरी को चंद्रकांत ने सोहनी के साथ करीब 150 फोटो शेयर किए थे, जो होटलों में मौज मस्ती और घूमने फिरने की तस्दीक कर रहे थे। 17 जनवरी 2018 को चंद्रकांत ने जो कुछ फेसबुक पर लिखा उसने उसके इरादों पर मुहर लगा दी। चंद्रकांत ने लिखा था, इस दुनिया को अलविदा, मेरी जिंदगी यही तक थी, माफ कर देना सभी का दिल दुखाया, बट गलत मैं था, माफ कर देना, लव यू ऑल, सॉरी। टूटे हुए दिल से निकले अल्फाज चंद्रकांत की उस मनोदशा की तस्दीक कर रहे थे जब कोई शख्स खुदकुशी का फैसला करता है, जबकि सोहनी का कत्ल तो कुछ और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। मामला काफी संदिग्ध था। नीरज अपनी बात पर अडिग था कि उसकी पत्नी सोहनी की हत्या चंद्रकांत पाठक ने ही की है, लेकिन एसपी अनुस्मान ने इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था कि अगर तुम्हारी पत्नी से उसका अफेयर था तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह उसकी हत्या करने पर आमादा हुआ, और मासूम बच्चे से चंद्रकांत की क्या दुश्मनी थी जो उसने उसे भी गोली मार दी। नीरज ने इस बाबत भी चुप्पी साधे रहा। एसपी अंशुमान ने पुलिस अधीक्षक समीर कुमार की अगुवाई में तेज तरार अफसरों डीएसपी शिव भगवान, राजेश और भीमंडी नायापुरी और रेलवे कॉलोनी के थाना प्रभारियों को शामिल करके एक पुलिस टीम बनाई और चंद्रकांत की तलाश में भेज दी। इस टीम ने उसे बिलासपुर, श्योपुर और देहरादून में तलाशा। पुलिस की यह कोशिश रंग लाई। चंद्रकांत को मध्य प्रदेश के श्योपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वह उच्च शिक्षित था। उसने मैथ, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। पीडीडीए किए चंद्रकांत पाठक के पास मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की भी डिग्री थी। इतना ही नहीं, वह सटीक निशानेबाज भी था। उसे बेस्ट शूटर का अवार्ड भी मिला था। वह एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर भी था। एसपी ने उससे पूछा कि इतना क्वालिफाइड होकर भी उसने इतनी संगीन वारदात को अंजाम कैसे दिया। इस बारे में उसने जो कुछ बताया उससे पूरी कहानी मोहब्बत पर आकर सिमट गई। चंद्रकांत पाठक और दिलीप चेतन शर्मा मूल रूप से मुरैना दत्तपुरा का रहने वाला था। सोहनी का परिवार उसके घर के ठीक सामने ही रहता था। दोनों का
बचपन एक साथ खेलते, पढ़ते, बतियाते बीता था। बचपन की यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों ही नहीं समझ सके। अलबत्ता दोनों मोहब्बत में इस कदर डूबे थे कि एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना करना भी उनके गवारा नहीं था। लेकिन पारिवारिक बंदिशों के कारण यह मोहब्बत जीवन साथी की डोर में नहीं बन पाई। कालांतर में सोहनी का विवाह कोटा के नीरज पराशर से हो गया और चंद्रकांत ने भी परिवार की जीत के आगे सिर झुकाकर कहीं दूसरी जगह शादी कर ली। दोनों अलग अलग रिश्तों की डोर में बंध तो गए थे, लेकिन आशिकी खत्म नहीं हुई थी। चंद्रकांत के पिता का मुरैना से डीजे का काम था। वह पिता के काम में ही हाथ बटाने लगा। बाद में चंद्रकांत के भी एक बेटा हो गया और सोहनी भी दो बच्चों की मां बन गई। इसके बावजूद भी सोहनी और चंद्रकांत के संबंध बने रहे। सोहनी अपने मायके मुरैना आती तो वह चंद्रकांत से जरूर मिलती। किसी तरह नीरज को इस बात की भनक लग गई। इसके बाद दोनों ने मिलने में एहतियात बरतनी शुरू कर दी। चंद्रकांत का कहना था, कोई 2 महीने पहले मैं बिलासपुर में था, सोहनी वहीं आ गई थी। सोहनी अपनी ससुराल वालों को बिना बताए आई थी। इसके बाद चंद्रकांत ने सोहनी के साथ रहना शुरू कर दिया था। इसी दौरान चंद्रकांत ने 20 लाख रुपए में अपनी दुकान बेची थी। वह रकम उसके पास मौजूद थी। इस बीच सोहनी उसकी गैर हाजिरी में अपने पति के साथ कोटा चली गई। जाते समय वह मेरे 2 लाख रुपए और गहने अपने साथ ले गई थी। सोहनी ने मेरे साथ फरेब किया था। एसपी ने पूछा, अगर फरेब की कोई वजह थी तो उस मासूम बच्चे को क्यों मारा? नहीं सर, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैंने नीरज की गैर मौजूदगी में ही सोहन से मिलना चाहता था। ऐसे में मैंने किया भी ऐसा। पल रुकते हुए चंद्रकांत ने कहना शुरू किया कि मैंने अपनी रकम और जेवरात सोहनी से मांगे तो उल्टे मुझ पर ही बरस पड़ी। मैंने उसे डराने के लिए पिस्टल दिखाई, लेकिन अचानक बच्चा मेरे ऊपर झपट पड़ा और पिस्टल छीनने की कोशिश करने लगा। इस छीना झपटी में ही टिगर दब गया और बच्चे को गोली लग गई। सोहनी को तो मुझे मजबूरी में मारना पड़ा। उसे नहीं मारता तो वह बेटे की हत्या की गवाह बन जाती। बेटी की मौत से सोहनी को अपनी बेटी की जान भी खतरे में नजर आई तो उसने बच्ची को दरवाजे की तरफ फेंक दिया। सोहनी पर मैंने 2 गोलियां चलाई थी। अफरा तफरी में निशाना चूक गया और एक गोली दीवार में जाकर घुस गई। एक गोली उसकी कनपट्टी पर लगा। उसके बाद मैं बुरी तरह दहशत में आ गया था। इसके बाद मैं पहले दिल्ली चला गया और फिर श्योपुर आ गया। पुलिस ने इससे पूछताछ करने के बाद उसे धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसकी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2 लाख की रकम और जेवरात अभी पुलिस बरामद नहीं कर पाई। कभी कभी प्यार अंधा होता है और जब उसमें धोखे का मिलन हो जाए तो उसका परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है। इस केस ने साबित किया है कि मोहब्बत में जुनून और नफरत की हदें पार कर दी जाती है। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय।